दो कौड़ी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी कह लीजिए और विशेषकर जिनको जूनियर का टेट देना है सामाजिक विषय का, तो हमने इतिहास के सिलेबस पर चर्चा किया था, नागरिक शिस्त के, पर्यावरण पे, उद्यान और कृषि पे। आज जिस पर मैंने अलग से वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको आपको सामने ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करूं। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा, सौरमंडल, आपका पृथ्वी पे, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, इतने टॉपिक हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में लेने का। और इसका लाभ आपका प्राथमिक में टेट एग्ज़ाम में जो पर्यावरण का विषय है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जूनियर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम बहुत व्यवहारिक दृष्टि से कठिन शब्दों को आसानी से समझेंगे। एक शब्द आता है आकाशीय पिंड, और उनको अंग्रेजी में कैलेस्ट्रल बॉडीज कहते हैं। कैलेस्ट्रल बॉडीज या आकाशीय पिंड को खगोलीय पिंड भी कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि पृथ्वी से आसमान में देखने पर जो वस्तुएं दिखाई दें, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हों। तारे का मतलब है कि सूर्य ही एक तारा नहीं है, बहुत से तारे हैं आकाशमंडल में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा और जो अनेकों तारे हैं करोड़ों की संख्या में, उन सबको जो दिखाई देता है उसी को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड या कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। उन तारों की जब हम बात करते हैं तो उन तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा से चमकते हैं, स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा होगा। और ये हमने बताया कि इस आकाशीय पिंड तारों की संख्या अरबों तारे हैं। अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो उसको देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? दूरदर्शी या टेलीस्कोप की। उसी में एक सबसे प्रमुख तारा है। क्वेश्चन भी आता है कि सूर्य है क्या? तो सूर्य एक तारा है। अब सूर्य की तारा की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा। जो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड में जो तारों का जो विभिन्न समूह पाए जाते हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और इन तारों के समूह की विभिन्न आकृतियां होती हैं। उन विभिन्न आकृतियों के समूह को हम नक्षत्रशाला कहते हैं, और ये माना जाता है कि 88 नक्षत्रशाला हैं। उसमें कई नाम हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सप्तर्षि मंडल है। इस सप्तर्षि मंडल की सहायता से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे, जब दिशाओं के निर्धारण के लिए कोई तकनीकी वस्तु नहीं था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब इस नक्षत्र मंडल की बात हम करेंगे तो उसके बाद हम एक शब्द पे आते हैं, सौर परिवार और सौर मंडल। तो जरा एक समझने की कोशिश करिएगा कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया जो है एक सूर्य है, और सूर्य के अंदर पर्याप्त गुरुत्वीय बल पाया जाता है। उसके अगल बगल उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ऐसे करके उल्का पिंड, तमाम ग्रह, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, और जो सूर्य के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में आने के कारण चारों तरफ क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और जितने हमने ये उल्लेख किया, यही सौर मंडल और सौर परिवार के अंग हैं। अभी हम आगे आपसे ग्रह पे, उपग्रह पे, क्षुद्र ग्रह पे, इन पर भी चर्चा बृहत करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य तारा है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से निर्मित है। किन गैसों से निर्मित है? हाइड्रोजन और हीलियम। और इसका आकार भी बहुत बड़ा है, करोड़ों पृथ्वी समा जाएगी सूर्य के आकार में, इतना बड़ा आकार है इसका। हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी एक्यूरेट देखा था तो 14.98 करोड़ किलोमीटर क्या है, हम सूर्य से दूर हैं।
लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आती है 498 सेकेंड, लगभग में 500 सेकेंड, मिनट और सेकेंड में बदलेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड में ये हमें कहाँ सूर्य के प्रकाश आती है, पृथ्वी पर। और उसकी जो चाल होती है सूर्य के प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब प्रकाश का सवाल लगाते होंगे तो ये याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल जो सूर्य की होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। वास्तव में सूर्य पे बहुत बृहद चर्चा किया जाता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, उसके अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता है, वो बहुत हैं, वहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, जब हम सौरमंडल की बात करेंगे तो उसका मुखिया सूर्य है, और सूर्य के सौरमंडल में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ग्रह है। ग्रह क्या है? सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण एक निश्चित कक्षा में एक पिंड परिक्रमा करते हैं, निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वही ग्रह कहलाते हैं। प्रारंभ में सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को उस 9 में से हटा दिए गए। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या जो है आपकी 8 है। हम ये 8 की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो 8 हैं कौन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप कलम और कापी लेके मेरा वीडियो देखेंगे और खुद कलम चलाएंगे तो बड़ा तेजी से एक्सेप्ट होगा। मैं ये प्रयास किया हूँ कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से कौन इंपॉर्टेंट है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ टेट एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए ही पढ़ना है। तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैंने नाम हिंदी में नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले आकार की दृष्टि पर हम चर्चा कर लें। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, अब मंगल के बाद बुध। यानी आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? बुध। और आकार को आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो जो हमने रेखा चित्र खींचा है उससे आप साफ लग जाएगा कि सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। वरुण के बाद 5वां सबसे बड़ा ग्रह आपका हो गया पृथ्वी, जहाँ मानव जीवन संभव है। उसके बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और आपका बुध। ये चीज़ें आपको के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम सबसे पहले देखने का प्रयास करें कि सबसे नज़दीक, कभी आप स्कूल में पढ़ाइएगा, एक एक बच्चे को अपने को सेंटर में सूर्य बना लीजिए और सबको एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उन बच्चों को चारों तरफ घेरा में करके एक निश्चित परिक्रमा में चक्कर लगाएंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो करीब बच्चा होगा, जो बुध होगा, वो सबसे कम समय में आपकी क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। लेकिन जो सबसे दूर था नेपच्यून, वरुण, वो चूंकि सबसे दूर है तो सबसे अधिक समय में परिक्रमा करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जय जिस क्रम में हैं वो उतने बढ़ते अधिक समय में परिक्रमा करेंगे। तो बुध सबसे कम समय में, उससे अधिक समय में कौन करेगा? शुक्र, और सबसे अधिक कौन करेगा? लास्ट में जो है वरुण, अरुण, वरुण। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये दूरी के आधार पे हमने चर्चा कर लिया, आकार के आधार पे भी चर्चा कर लिया। हमने आकार के आधार पे बताया कि कैसे कौन सा क्रम है। अगर आकार की क्रम कर लें हम तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये आपका आकार है। इनके आधार पे आप इनको आप देख सकते हैं। दूरी में देखेंगे सबसे नज़दीक कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह आपका क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। अगर हम सबसे पहले बुध की चर्चा कर लें
तो जब बुध की चर्चा करेंगे तो पहला चीज जानिएगा कि इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। उपग्रह के बारे में जरा एक लाइन समझ लीजिएगा। जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएं वो उपग्रह करते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ लगाएं वो उपग्रह कहलाते हैं। आज के आर्टिफिशियल भी उपग्रह बन रहे हैं, आर्यभट्ट से लगाए तमाम उपग्रह सैटेलाइट बने हैं जो ग्रह की क्या करते हैं, परिक्रमा। जो उपग्रह होते हैं ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं तो उसके कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की तो परिक्रमा करता है, उसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। उसके आगे अभी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बुध समझिए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, सबसे छोटा ग्रह है। आकार की दृष्टि से क्या हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। कौन, बुध। इसके बाद हम शनि की बात करें तो एक शब्द पकड़िएगा कि 8 ग्रह में सबसे गर्म कौन होगा, तो शुक्र होगा, वीनस होगा। और जो स्वाभाविक है, जो गर्म होगा वो चमकीला होगा, चमकेगा, और इसी कारण उसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। क्यों, भोर का तारा, शाम का तारा, क्यों, वो कहीं न कहीं वो दिखाई देता है, किसके कारण, अपने चमकीलापन के कारण। और दूसरा समझने की कोशिश करिएगा, इसका आकार पृथ्वी के बिल्कुल समान है। और एक चीज समझिएगा कि अगर ये क्वेश्चन क्वेरी करे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन हो तो शुक्र है। और यही कारण है कि पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे के नजदीक है तो रिश्तेदारी भी बड़ी अच्छी है। यही कारण है कि शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। ये हमारी शुक्र की तमाम विशेषताएं हैं। आगे 2 चीजों पर और हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप पृथ्वी हैं, उस पर बृहद चर्चा करना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब यहाँ जल की अधिकता है तो नीला ग्रह कहते हैं। हरियाली की अधिकता है जिसके कारण हम हरित ग्रह भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह मानव जीवन संभव है, एकमात्र है जो हमारे और आपकी जानकारी में कि जहाँ मानव जीवन संभव है। दूसरा, हम मंगल पर कल्पना करते हैं, इसका आकार कैसा है, उसको जियाइड आकार का, भूभाग के आकार का है। तो इस पर हम अलग से भी पृथ्वी पर चर्चा करेंगे, और क्योंकि पृथ्वी काफ़ी बृहद है इस पर बहुत चर्चा हम करेंगे। इसके बाद आपका आता है पृथ्वी के बाद मंगल, जहाँ ये सब कोशिश किया जा रहा है, मंगल पर तमाम यान भेजे गए और इसे लाल ग्रह कहते हैं। एक चीज़ और समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, कौन, चंद्रमा। और याद रखिएगा कि वो प्राकृतिक उपग्रह है, वो आर्टिफिशियल उपग्रह नहीं है। आप मंगल के पास जाएंगे तो 2 उपग्रह इनके पास हैं, दोनों बहुत क्वेश्चन क्वेरी होते हैं। इनका नाम है क्या, फीबोस और डिमोस। ये किसके हैं, मंगल के हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे एक जनरलाइज बता दें। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सबके पीछे चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, चर्चित जो है अपने वलय के लिए, वो आपका सैटर्न या शनि है। यानी शनि वलय के लिए विशेष प्रसिद्ध है, लेकिन वलय चारों की तरफ पाए जाते हैं। आप हम बृहस्पति की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह है, उनके पास उपग्रह भी बहुत हैं। और इसमें जो सबसे चर्चित उपग्रह है गैनीमेड, ये किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। और ये क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा भी उपग्रह कौन होगा, तो गैनीमेड होगा। ये दिमाग। शनि में आएंगे, शनि जो है चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, और टाइटन नामक इनके पास भी बहुत उपग्रह हैं। इसमें सबसे प्रमुख आपका कौन है, टाइटन। इसके बाद आप यूरेनस, अरुण, और ये सबसे ठंडा ग्रह है, कौन, अरुण। सबसे दूरी का ग्रह वरुण। तो ये हमने ग्रहों से जहां से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्वेरी किए जाते हैं उस पर हमने चर्चा किया। 2 चीजें समझने की कोशिश करिएगा। 2 शब्द आते हैं आपके। एक शब्द आपका आता है क्या, घूर्णन या परिभ्रमण। देखो आप लोग समझने की कोशिश करो। और एक शब्द आता है आपका परिक्रमण। एक शब्द आएगा आपका क्या, परिक्रमण। ध्यान से समझिएगा, हम लोग व्यवहारिक रूप से याद कर लें। यह गमन होता है तो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं,
ठीक है। और जब परिक्रमा ऐसे करने लगे तो ये हमें घूर्णन कर लिए, फिर इस तरह घूर्णन करके परिक्रमा करें तो यही हमारी घूर्णन या परिभ्रमण है। या जलेबी छानने वाला एक एक करके घूर्णन करके धीरे धीरे कढ़ाई के चारों तरफ चला जाता है, तो जो अब एक राउंड वहाँ घूमता है वो घूर्णन या परिभ्रमण है, लेकिन वो पूरे कढ़ाई में घूम जाए तो वो परिक्रमण है। ये बहुत अंतर कम, इस शब्द पर कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। अपने अक्ष पे घूमना वो घूर्णनगत कहलाती है, जिसके कारण दिन रात होता है। और घूमते घूमते चारों तरफ परिक्रमा कर जा, वो परिक्रमण गति होती है। तो जब हम बात करते हैं इसकी दो चीज़ों का, शेष जो हैं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं कौन? बुध, पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। और जब हम पृथ्वी की बात कर लें, हम घूर्णनगत करते हैं किसके? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो सूर्योदय कहाँ होता है? पहले पूरब होगा, अस्त कहाँ होगा? पश्चिम होगा। लेकिन जो दो ग्रह अपवाद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लॉकवाइज करते हैं। कौन? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ये अपनी परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसको समझने की कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में पहले होगा। सूर्योदय कहाँ होगा? इन दोनों पे पश्चिम दिशा में। यानी दो ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूर्णन गति करते हैं, जिसके कारण वो अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूमते हैं और वहाँ सूर्योदय पूर्व दिशा में होगा और सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होगा और सूर्यास्त पूर्व दिशा, यानी ठीक पृथ्वी के अपोजिट होता है दो ग्रहों पे। कौन? शुक्र और अरुण पे। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चंद्रमा की हम आगे बृहद भी चर्चा कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें आप रखिएगा, चंद्रमा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक थी सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी के सबसे निकट अगर ग्रह की चर्चा होगी तो शुक्र है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई अन्य सबसे निकट अगर है तो उससे भी सबसे निकट होगा तो आपका कौन होगा? चंद्रमा। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400, उसका दूना उसका व्यास और उसका व्यास का चौथाई जो होगा वो आपका क्या हो गया? चंद्रमा का व्यास। और ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर कौन है? चंद्रमा दूर है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। अब जब सूर्य की प्रकाश आप चंद्रमा पे पड़ता है तो वो परावर्तित होकर पृथ्वी पे आती है, और वो रात में जो चंद्रमा का उजाला आप देखते हैं वही आपका कहलाता है क्या? मूनलाइट। इनकी तमाम कलाएं बनती हैं। आप देखते होंगे कि छोटा सा शुरू होगा, फिर ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, फिर वो घटते हुए कलर चला जाएगा। जहाँ अमावस्या और पूर्णिमा की हम आपकी चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपकी चंद्रमा की चर्चा कर लिया, लेकिन इसके साथ ही हमें आपको ये चीज़ भी क्लियर करना पड़ेगा। इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मंगल ग्रह है और ये आपका बृहस्पति ग्रह है। इनके बीच में छोटे छोटे पाए जाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बीच में पाएगा? क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे सैटेलाइट इस तरह पाए जाएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? आपके क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उसको भी इसी लगे बता दें आपको। एक शब्द आता है आपका उल्का पिंड। कौन सा शब्द आता है? उल्का पिंड। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा उल्का पिंड के बारे में। इसको उल्का पिंड को उल्काश में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्काश में भी। अब यह समझने की कोशिश करिएगा, ये धूल और गैस से छोटे से निर्मित ये आपके कण पाए जाते हैं।
किससे? धूल और गैस से छोटे ये निर्मित कर पाए जाते हैं। और ये कहाँ घूमते हैं? अंतरिक्ष में। कहाँ घूमते हैं? अंतरिक्ष में घूमते हैं। जब ये घूमते घूमते अगर किसी पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाए, किसके? पृथ्वी के वायुमंडल में। पहले तो ये किससे बने हैं? धूल और कण से बने हैं, उल्का। जब तो ये चमकने लगते हैं, ये जलने लगते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड में या उल्कास्म कहते हैं। जो अगर जलने के बाद पृथ्वी पर भी कभी कभी गिर जाते हैं तो उनको उल्का पिंड में या उल्कास्म भी कहते हैं। एक शब्द आता है आपका पुच्छल तारे, उसको भी समझ लीजिए। आप कलम कापी से नोट करेंगे और मैंने सीधे कह दूं कि जो सामाजिक विषय के भूगोल का सिलेबस है वो पूरी तरह से क्लास 6, 7 और 8 की जो आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। क्लास 6 में आपकी किताब का नाम है क्या? आपका पृथ्वी और हमारा जीवन। क्लास 7 में जाएंगे तो हमारा भूमंडल, और 8 में जाएंगे तो भारत संसाधन और विकास। तो ये मेरे कहने का था आपका पुच्छल तारे। अब क्या है? ये भी एक धूमकेतु हो गया उसमें, इसमें भी आपका क्या हो गया? धूल, मिट्टी, कण ये सब भरे होते हैं। ये आकाशीय पिंड होते हैं। और जब चक्कर लगाते लगाते कभी ये पुच्छल तारे किसके पास पहुंच जाते हैं? सूर्य के पास। किसके पास पहुंच जाएंगे? सूर्य के पास। अब जब ये सूर्य के पास जाएंगे तो स्वाभाविक है कि क्या होगा? पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो ये जो है सूर्य की तरफ क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा इनका वहाँ, और इधर आपके पीछे की तरफ पूंछ हो जाएगा। वायुमंडल में बाहर की तो चमकती दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारे। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि वो धूल कण से निर्मित होते हैं। परिक्रमा करते ये किसके पास जाएंगे? सूर्य के पास। सूर्य के गर्मी से पिघलेंगे तो मुख सिर इनका हो जाएगा सूर्य की तरफ, पूंछ की ओर तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं, जो चमकीला दिखाई देता है। यही हमारी आपकी जो दिखाई देता है आकाश में, ये पुच्छल तारे कहलाते हैं। इस पे हमें आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। ठीक है। जब वहाँ हम एक चर्चा कर रहे थे आपसे, तो हमने ये कहा था कि तारों की संख्या करोड़ों में है, और उसी में से एक तारा है आपका कौन सा है? सूर्य। तारों की संख्या है और करोड़ों तारों के समूह को, करोड़ों तारों के समूह के, बहुत ध्यान से समझिएगा, समूह को। अब इसके हम लोग कहते क्या हैं? 2-3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आपको जानना चाहिए। समूह को, इसमें एक शब्द आता है आकाश गंगा, और इसी आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहेंगे? गैलेक्सी। यानी करोड़ों तारों के समूह को हम क्या कहेंगे? आकाश गंगा। और इसी पट्टी में एक आकाश गंगा है, और आकाश गंगा का ही एक नाम है आपका कौन सा? मंदाकिनी। कौन सा नाम है? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी जो है कहाँ से दिखाई देगी? पृथ्वी से। पृथ्वी से ये दिखाई देती है मंदाकिनी। क्लियर हो गया? और इसी को हम लोग, जो भाग मंदाकिनी का दिखेगा, किसका? पृथ्वी से मंदाकिनी का जो भाग दिखाई देगा, इसी को हम कहते हैं क्या? मिल्की वे। क्या कहेंगे? मिल्की वे। तो आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि करोड़ों तारों के समूह हैं, एक प्रकार से उनको आकाशगंगा, एक गैलेक्सी नाम दिया गया। उसी गैलेक्सी में एक और है जो क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है पृथ्वी से दिखाई देती है, उसका जो भाग दिखाई देता है वो मिल्की वे कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ आपकी समझने की कोशिश करिएगा, ये जो करोड़ों तारों का समूह है वो आकाशगंगा, और ये करोड़ों आकाश गंगा मिलके, करोड़ों आकाश गंगा मिलके किसका निर्माण करते हैं? जिसको आप लोग बहुत नाम देते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे कौन? करोड़ों आकाश
गंगा मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। ये आपकी चर्चा होती है। इसी लगे अगर हम ब्रह्मांड की चर्चा कर लें तो हल्का सा चर्चा आपको ये कर दे रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन एक सिद्धांत जानिएगा कैसे हुई, बिग बैंग थियरी। कौन थियरी? बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। 1300 करोड़ वर्ष पूर्व महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत को बस इतना जानिए। एक बेल्जियम के विद्वान थे जॉर्ज लेमेंट्रे, जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे मान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है, जो फिर हम आपको चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी हमने प्रकाश की चाल की भी चर्चा किया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब वो सौरमंडल को पार करने में लगभग उसको कितना लग जाता है? 24 घंटे लग जाते हैं। तो ये हमने मेन बिंदुओं पर चर्चा किया है, लेकिन इसके चीज़ें एक साथ और भी समझने की कोशिश करी हैं। हमने चंद्रमा पे आपसे काफ़ी बृहद चर्चा किया है। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि वो पृथ्वी के अपने भी घूर्णन पर घूरते वो पृथ्वी की चक्कर तो लगाती, साथ ही वो सूर्य का भी परिक्रमा करती है। तो एक चीज़ अपने मान के चलिए कि चंद्रमा जो है 27 दिन, कितना? 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। किसका एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी का। ठीक है, कहाँ घूमती है वो? अपने घूर्णन गति पे। अब ये आपकी परिक्रमा इन्होंने कर लिया। जो आपका हिंदी ऋतु का मौसम परिवर्तन होता है, जो कार्तिक पूष ये जो महीनों का निर्माण होता है, इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। चंद्रमा को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो थाली जैसा गोल दिखाई देता है, लेकिन दो चीज़ें आपको समझने की कोशिश करिएगा। एक शब्द आता है पूर्णिमा, यही बता दूं हल्का सा, और एक चर्च होता है अमावस्या, और ये लगभग पाक्षिक होते हैं, लगभग 15 दिन का। आप ये जो देख ही रहे हैं 27 दिन 8 घंटा एक होता है, फिर वो मलमास जो आता है उसी के जो बचते हैं, उसी अब 28 है 30 का है अंग्रेजी के हिसाब से चलता है, वही 2-2 दिन बढ़ते हुए फिर हिंदी माह वर्ष में आपका क्या हो जाता है? मलमास के नाम से गिन लिया जाता है। पूर्णिमा में क्या होगा? चंद्रमा पहले छोटा सा दिखेगा, फिर उससे बढ़ते 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 बड़ा आकार में दिखेगा। अमावस्या में क्या होगा कि वो बड़ा से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होगा? खूब बड़ा दिखेगा, और फिर अमावस्या की ओर वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, और अंत में अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो अंधेरी रात हो जाती है, और पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से चांदनी रात हो जाती है। और ये जो घटने और बढ़ने की कलाएं हैं वही आपकी चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। तो एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अगर हम ये कहें कि अमावस्या का अंधेरा था, अमावस्या से फिर चंद्रमा चलेगा तो उजाले की ओर चलेगा, यानी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाना शुक्ल पक्ष हो गया। यानी पूर्णिमा में आपकी उजाला धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन बड़ा हो जाएगा, बढ़ता है चला है, और पुनः पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आना आपका कृष्ण पक्ष कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जब ये अपनी कला को घूमता है तो उसका समय अलग हो जाता है। वो 29 दिन का 12 घंटे 44 मिनट का होता है, और यही 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट यही आपका क्या कहलाता है? चंद्रमास।
अब 30 का होता है जो डिफरेंस होता है, अंत में फिर वह कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। तो ये हमें आपको जानना है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चंद्रमा की बात करें हम तो सबसे पहले आपके टेलीस्कोप है, उसके रॉकेट से देखा गया, और सोवियत संघ के यूरी गैगरिन साहब थे, सबसे पहले अंतरिक्ष में गए। कहाँ गए? अंतरिक्ष में। और नील आर्मस्ट्रांग ये सर्वप्रथम कहाँ गए? आपके चंद्रमा पर गए। भारत की बात कर लें तो भारत में भी अंतरिक्ष यात्री प्रथम जो थे वो कौन से थे? राकेश शर्मा थे, जो 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ रूस की सहायता से आपका सोयुज 211 लेके आपके यहाँ पे गए थे। ठीक है, यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने पृथ्वी की भी चर्चा किया, चंद्रमा की चर्चा किया और सूर्य की भी चर्चा किया। ये तीनों जो हैं आपस में, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य की चक्कर जो है पृथ्वी लगाता, पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाता, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। दो कॉन्सेप्ट के। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जा तो ये यूत वियूत की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाएगी? यूत और वियूत की स्थिति कहलाएगी। और जब यूत और वियूत की स्थिति होगा तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा। कब लगेगा? चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अब उसको भी समझना है कि कब क्या लगता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब अब हम उसको और इजी भाषा में समझाएं, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य। और तो ये यूथ वियूथ को ही हम अंग्रेजी में सिजगी भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि एक सिद्ध में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। सूर्य है ये, और ये पृथ्वी मान लीजिए आपका, ये क्या हो गया? पृथ्वी। बीच में चंद्रमा आ जा, कौन आ जा? मून। अब सूरज, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सूरज की रोशनी को कौन रोक लेगा? इस साइड पर कौन रोकेगा? चंद्रमा। तो चंद्रमा रोक लेगा तो पृथ्वी के कुछ भाग में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और ये कंडीशन यूथ कहलाती है। और यूथ के ही स्थिति में यूथ वियूथ, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। तो एक से समझने की कोशिश करिए कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में ही तो अंधेरा होता है। तो जब दिन में अंधेरा होता है तो सूर्य की रोशनी को रोकेगा कौन? किसकी हिम्मत है? तो वो चंद्रमा की हिम्मत है, क्योंकि सूर्य के सामने आके वो बीच में शिफ्ट हो गया। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण होना है तो क्लियर है कि रास्ते में कौन आएगा? चंद्रमा। वही तो सूर्य की रोशनी रोकेगा, किस पर आने से? पृथ्वी पर आने से। जब पृथ्वी पे आने से रोका तो ये यूथ की स्थिति होगी, और ये यूथ की होगी क्या? अमावस्या को। और अमावस्या के दिन ही क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब सूर्य से आने वाली किरणों को चंद्रमा रोक ले और पृथ्वी पर न आने जाए तो समझिएगा सूर्य ग्रहण लगेगा। ये कब होगा? यूथ की, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा तो यूथ। जब सूर्य, अब इस ये कब होगा? अमावस्या को। ये सूर्य ग्रहण हो गया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम ये कर लें यूथ अमावस्या, वियूथ की स्थिति, कौन सी स्थिति? वियूथ की। अब यहाँ सन है,
सन है। अब यहाँ पे आपकी पृथ्वी और यहाँ पे आपका चंद्रमा, अर्थ और ये सन, सूरज पृथ्वी चंद्रमा। सूरज की रोशनी जो है, अब ये तीनों जब एक सीध में हो जाए तो ये कहलाता है आपका क्या, व्युत। और व्युत कब होगा, पूर्णिमा को। और जब पूर्णिमा को होगा तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। भाई ग्रहण किस पे लगा, चंद्रमा को तो रोक रहा है रोशनी, कौन रोकेगा, पृथ्वी रोकेगा। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। यहां सूर्य की रोशनी को किसने रोका, चंद्रमा ने रोका था। तो किस पर अंधेरा आया, पृथ्वी पर। यानी सूर्य के प्रकाश की सबसे जरूरत किसकी हो, पृथ्वी को। और सूर्य पे दिन में ही अंधेरा हो जाए तो सूर्य ग्रहण हो गया। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या है, पृथ्वी है। इसने सूर्य के प्रकाश को रोक लिया, चंद्रमा पर अंधेरा हो गया, ये व्युत की स्थिति होती है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और कब होता है ये, पूर्णिमा का होता है। तो आपका युत व्युत सिजगी, चंद्र ग्रहण, आपका सूर्य ग्रहण, इन सब का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सूर्य ग्रहण है तो हम उसको सिंपल आंखों से तो देख नहीं सकते, स्पेशल चश्मे की बात है, दूरबीन की बात है, ये तमाम चीज़ें ने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ें हमारे आपको समझने की है कि कंजक्शन की स्थिति और ये अपोजिशन की स्थिति, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपके सिलेबस में सौरमंडल में पृथ्वी, जिस पर हमने चर्चा किया है, सौरमंडल पे हमने चर्चा कर लिया। पृथ्वी की गतियाँ हैं, उस पर हमें आपको चर्चा करनी है। तो इसके लिए बहुत ही समझने की ज़रूरत ये है कि यही हम समझा भी देंगे आपको। पृथ्वी पे परिभ्रमण और परिक्रमण, दो शब्द हमने आपको पहले भी चर्चा किया। यहां जरा और हम चर्चा कर लेते हैं। सिंपल भाषा में चर्चा करेंगे, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, और उसके चारों तरफ कौन से तमाम ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये आपकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्लियर हो गया, कौन चक्कर लगाया, पृथ्वी। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए, ऐसे धुरी पर घूमते हुए चक्कर लगाती है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं शुरू में भी बताया, जब ये अपने धुरी पर जब घूमने लगेगी तो उसी को हम घूर्णन या परिभ्रमण गति करते हैं, हमने आपको शुरू में बताया। और इसी के कारण आपका जब ये गति होती है तो इसी के कारण आपका होता है क्या, दिन और रात। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि दिन और रात किसके गति के कारण होगा, घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होता है, जो आपका लगभग 24 घंटे की बात है। अब ये घूर्णन करते हुए, परिभ्रमण करते हुए, ऐसे ऐसे चलते चलते, प्रतिदिन चलते 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 ये पूरी परिक्रमा लगभग आपके 365 दिन में पूर्ण करती है। अब इसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और इस परिक्रमण गति को कारण ही क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। यानी परिभ्रमण और घूर्णन गति के कारण आपका दिन रात होता है, और परिक्रमण गति जो पृथ्वी जो है सूर्य की 365 सही 6 घंटा या 1/4 दिन में जो चक्कर लगाती है, उसके कारण जो आपकी गति होती है वो आपको क्या कहलाता है, परिक्रमण। इसकी जो गति होती है दिन रात वाली, इसको हम पृथ्वी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि दिन रात होता है इससे। कौन सी, घूर्णन या परिभ्रमण गति से। एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, पृथ्वी घूमती कहाँ है, अपने कक्षा तल में, और ये जो है अपने अक्ष पे
यानी ये कक्षा तल पे लग के सापेक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री कक्षा तल पे घुसी। पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल पे बने, यानी पृथ्वी का जो ये अक्ष होगा सेंटर मान लीजिए, और वो कक्षा तल से कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इस अक्ष का जो झुकाव है, जो टाइटेशंस पाया जाता है, उसका क्या कारण हो जाता है, इसको और आगे हम समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि हम अक्षांश और देशांतर इसी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उस झुकाव के कारण आपका जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पृथ्वी सीधा चमकती है, यानी सीधा छाया बनता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, इनके बीच में इस झुकाव के कारण हमें आपको देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का अक्ष जो है कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी झुका कितना है? 23.5 डिग्री, तो कक्षा तल से कोण कितना बनाएगा? 66.5 डिग्री। बस आप जानिए कि वो अपने अक्ष पर कितना है, कक्षा तल से 23 डिग्री क्या है? झुका है। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। तो ये जो परिक्रमण गति है, यहाँ जो परिभ्रमण गति वो 24 घंटे में हुआ। 24 घंटे में होने के कारण इनको पृथ्वी दिवस भी कह दिए हम। लेकिन ये जो परिक्रमण गति होता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, उसको हम वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहेंगे? वार्षिक गति कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे फिर? घूर्णन गति को दैनिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? दैनिक गति करेंगे। इन शब्दों को आप पकड़ लेंगे, कलम ले लेंगे, अपनी बेसिक की किताब ले लेंगे, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और इसी के साथ हम 2 शब्दों का चर्चा कर लेंगे। आपको यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप हल्की सी किताबों की सहायता ले लेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 2 चीज़ें हैं। पृथ्वी अपना घूर्णन करते 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 ये परिक्रमा कर रही है। एक होता है 3 जनवरी और एक होता है 3 जुलाई। 3 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर। बहुत ध्यान से समझिएगा, अपसौर और उपसौर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते 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 जिस दिन सूरज के सबसे नजदीक पहुंच जा, उपसौर कहते हैं। उप माने समीप, उपसर्ग लगा है, सौर माने सूरज। वो दिन कब है? 3 जनवरी को। अगर हम पृथ्वी सूरज को नज़दीक नहीं होती तो हमारे यहाँ और अधिक ठंडक पड़ता है, और अधिक क्या होता? ठंडक पड़ता है। क्लियर हो गया? अपसौर, अप माने दूर से, सूरज से सबसे अधिक दूरी पे। पृथ्वी कब होगा सूरज से सबसे अधिक दूरी पे? 3 जुलाई को। अगर शायद हम उनसे अधिक दूरी पर नहीं होते तो और अधिक गर्मी का एहसास होता। तो उपसौर कब होगा? 3 जनवरी को। अगर हम उतना नज़दीक नहीं रहते तो ठंडी में और ठंडी का आनंद मिलता। अपसौर 3 जुलाई को हम उससे बहुत दूर हैं। याद करने का क्या तरीका है कि भाई 3 जनवरी को हम नज़दीक रहेंगे, वर्ष की शुरुआती है, और 3 जुलाई की पहुँचते पहुँचते हम सूरज से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो अपसौर 3 जनवरी वर्ष में करीब है, सबसे शुरुआत है, तो सूरज के हम करीब रहते हैं, और 3 जुलाई को हम क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये आपका उपसौर और अपसौर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहीं कहीं 3 जुलाई की जगह यहाँ आपको 4 जुलाई दे देगा, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, 4 जुलाई, यह भी दिमाग में आपका रख लीजिएगा। और ये जो आपकी ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वो आपका दीर्घवृत्ताकार, इसी को हम एलिप्टिकल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको एलिप्टिकल बोलते हैं।
तो हमें आपको ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये दोपहर के समय सूर्य का चूँकि सीधे आती है तो तीव्रता अधिक, और शाम और सुबह के समय सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं, तो तीव्रता आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन पे हमने चर्चा कर लिया, आपको उस पर भी हमने चर्चा कर लिया। इस पर हम हल्का सा आपसे और भी चर्चा करेंगे, विशेषकर जब हम आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पहले हम चर्चा कर लें। अक्षांश और देशांतर की गतियाँ हमने पृथ्वी की चर्चा आपसे किया। अक्षांश और देशांतर की जहाँ तक हम बात करें उसको आपको समझना होगा। पहले दो चीज़ें सुनते रहिए आप लोग। पहला चीज़ पृथ्वी है। अब ये हुआ कि भाई पृथ्वी में किसी सापेक्ष वस्तु को हम कैसे जानेंगे, कौन कहाँ स्थित है। तो विद्वानों ने एक काल्पनिक मत व्यतीत किया और उस काल्पनिक विचार में दो चीज़ें आईं। एक आया आपका अक्षांश और दूसरा आया आपका देशांतर। अक्षांश और देशांतर की जहाँ तक बात कर लें, इनकी संख्या, इनकी प्रमुख रेखाएं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अक्षांश की हम बात करें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्षांश वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य में ये मान लिया गया कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये खींची गई वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। समझने की कोशिश करिएगा, कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है। क्लियर हो गया? अब इनकी संख्या जब कहेंगे तो आपकी इनकी कुल संख्या 90 हो गया। 90 अधिकतम हो जाएगा और 90 अंश उत्तरी अक्षांश को ही हम आपको उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपको जानने की जरूरत है। समझ में आ गया? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा। अफ्रीका में एक कल्पना आप ये मान लीजिए, ये हमने आपको ये आपकी जो पृथ्वी के मध्य जो सबसे रेखा खींची जाएगी, अब भारत को जरा ऊपर कर लीजिए, ये ऊपर खींची जाएगी, ये इसी को हम शून्य अक्ष अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य अक्ष अक्षांश। इसी को हम बहुत आपको समझने की कोशिश करिएगा। शून्य अक्ष अक्षांश ये पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब हम 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे, जो भारत के मध्य से जाती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहां से मध्य जाएगी? भारत के मध्य से जाएगी। वही भारत के मध्य से जाती है, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे? कर्क रेखा। इसके बाद ऊपर की ओर आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक महासागर है, तो 66.5 डिग्री, कौन सा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे। क्या कहलाएंगे? आर्कटिक वृत्त। और 90 अंश उत्तरी पे उत्तरी ध्रुव कहेंगे। दो चीजें समझने की कोशिश करिए। अक्षांश रेखा का 0 अंश से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 23.5 अंश गए उत्तरी अक्षांश। अंत में जब पहुंचेंगे तो जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश होगा वो मात्र बिंदु मात्र बचता है, उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? उत्तरी ध्रुव। 90 अंश उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया? अगर हम ये बात कर लें, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 90 अंश उत्तरी अक्षांश हो गया, नीचे की ओर हम चलेंगे आपको
तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। इसके बाद 66.5 अंश, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त, दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त। और फिर अंत में आएंगे नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव। मेरी बात आप समझिए, शून्य अंश अक्षांश की लंबाई सबसे अधिक होगी, फिर धीरे धीरे अक्षांश की लंबाई कम होती जाती है, उत्तरी ध्रुव पर जाकर बिंदु मात्र रह जाती है। ठीक इसी तरह दक्षिणी ध्रुव पे आके मात्र बिंदु मात्र। अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए, 90 इधर, 90 इधर, 0 इधर, 0 ये, तो 90 90 यानी अक्षांश कितनी हो गई? क्वेश्चन है कि अक्षांश कितनी है, तब तो आपका ये हो जाएगा कि वह भाई 191 अक्षांश हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? अगर अक्षांश रेखाओं का क्वेश्चन हो जाए तो रेखाएं जो हैं 170, 90 दूनी 181, सॉरी 181, अक्षांश कितने हैं? 181। रेखाएं कितनी हो गई? 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे रेखा नहीं होती है, बिंदु मात्र होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ 6 महीने दिन और रात होता है। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। भूमध्य रेखा, जिस शून्य अक्षांश को हम और क्या नाम जानते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को एक और नाम से क्या जानते हैं? विषुवत रेखा। किस नाम से जानते हैं? 0 अंशांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। जो कर्क रेखा यानी शून्य अक्षांश से 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा के बीच की जो भाग होता है उष्णकटिबंधीय, गर्मी अधिक होगी। आप देखते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अंशांश मकर रेखा पे भी, यहाँ पर भी गर्मी अधिक होगी। तो इसको हम लोग प्रकार से उष्णकटिबंधीय गर्मी कहते हैं। और एक चीज और समझिएगा बहुत ध्यान से, सूरज इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधे चमकती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या होती है? सीधा चमकती है। कौन? सूरज की रेखा। इसके बाद उसकी तुलना में यहाँ कम होंगे और ध्रुव पे परिक्रमा करते कि ऐसी स्थिति बनती है कि दिन और रात 6 महीने के होते हैं। उस पर आगे भी हम चर्चा। तो ये आपकी चर्चा हमने किसकी कर लिया? अक्षांश रेखा की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? समांतर रेखा भी कहते हैं। किसकी बात करते हैं? समांतर या समानांतर करिए, समांतर से बढ़िया आपका शब्द होगा समानांतर, समानांतर रेखा कहते हैं। तो हमने किसकी चर्चा कर लिया आपका? सुनिए, तो 3 एक क्वेश्चन और भी जान लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप एक महाद्वीप ऐसा है कि जिससे 3 रेखाएं होके जाती हैं। भारत के मध्य से एक रेखा जाती है और वो क्या है आपका? कर्क रेखा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक इसी तरह हमें और भी समझने की कोशिश करनी। ये क्लियर हो गया आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका भी, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अक्षांशों की कुल संख्या 181, रेखाएं 179 हो गई। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम जिसकी और एक बार चर्चा कर ले रहे हैं, आपका यहाँ पे ब्रिटेन होगा और इस ब्रिटेन में एक ग्रीनविच नामक स्थान है। अब ये हुआ कि भाई पश्चिम से पूर्व की बात हो गई, उत्तर से दक्षिण की भी बात हो जा।
तो उन्होंने एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के मध्य जो है उत्तर से दक्षिण की रेखा खींची, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसी को कहते हैं शून्य अंश देशांतर। अब इसके इधर का भाग आपका क्या कहलाएगा? इधर का भाग क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर का भाग क्या कहलाएगा आपका? पूर्वी गोलार्ध। मानचित्र देखिए, ऑफिस में भी मानचित्र रखिए, समझिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। अब जब इधर आपकी चलते गए तो पूर्वी देशांतर आपका जो हो गया वो 180 अंश पूर्वी देशांतर, और इधर आपका जो चलता गया 180 अंश पश्चिमी देशांतर। चूंकि पृथ्वी गोल है, अगर मान लीजिए हमने एक पेज ले लिया, इस पेज के बीच में हमने ग्रीनविच रेखा बनाया, इधर 180 अंश कौन सा? पश्चिमी देशांतर, 100 पूर्वी। अब पृथ्वी चूंकि गोल है तो 180 अंश और 180 अंश पूर्वी देशांतर, 180 अंश पश्चिमी देशांतर, एक ही रेखा होगी। और इस रेखा को हम जानते हैं किस नाम से? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये शब्द आ गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या क्या समझने की कोशिश करिएगा। ये माना गया है कि विश्व का समय कैसे निकाला जाए, एक कैसे हम समय को देखें, वायुयान का आना, जहाज का जाना, ये सभी एक मानक है। पता चले हमारे यहाँ दिन हो रहा है, वहाँ रात हो रहा है, वहाँ शाम है, यहाँ दोपहर है। तो ग्रीनविच को मानक से माना गया, और एक माना गया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का। जैसे भारत की बात कर लेंगे, भारत की बात हम कर लें तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री कुछ मिनट तक है। अब इनके बीच में लगभग अंतर कितना हो गया? 30 डिग्री का। एक अनुमानित हम कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं। अब 30 चौक को 120, अब 120 मिनट में 2 घंटे, यानी ईटानगर में सूर्यास्त अगर पूर्वांचल में जाएंगे, वहाँ सूरज अगर सुबह का 5 बजे दिखेगा तो गुजरात के तट पे जाएंगे पश्चिम में तो 2 घंटे बाद दिखेगा, यानी 2 घंटे का समय का अंतर। भारत ने जो अपना अंतर्राष्ट्रीय मानक समय बनाया वो भारत के मध्य से आपके नैनी इलाहाबाद से निकल के जाता है, जिसे हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं। नोट करते जाइएगा, भारत का मानक समय कौन सा है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, और 82.5 में 4 का गुणा कर लीजिएगा, 330 मिनट आएगा। और उस 330 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट समय ग्रीनविच रेखा से भारत का, यानी हमारे ग्रीनविच रेखा की तुलना में और भारत का जो मानक समय है निकाला जाता है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे है। तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ग्रीनविच रेखा 180 अंश पूर्वी देशांतर, 180 अंश पश्चिमी देशांतर, और दोनों रेखाएं जो हैं वो कॉमन है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने आपके अक्षांश और देशांतर गतियां, ये आपके जो सिलेबस में था, इस पर हमने आपसे बृहद चर्चा कर लिया। समय भी आप निकाल सकते हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो शून्य अंश देशांतर, उसी को ग्रीनविच रेखा, उसी को आपका प्रधान या उत्तर रेखा, ये तमाम नामों से भी हम इसको जानते हैं, इसको भी हमने जानते हैं। और ये 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर भी हमने चर्चा कर दिया। इन बिंदुओं पर स्थानीय समय भारत का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यहाँ से अभी हमने आपसे चर्चा कर लिया। तो ये जितने बिंदु थे इनको हमने आपसे बृहद चर्चा कर लिया। ठीक है।
जरा सिंपल से एक पृथ्वी को हम बना देते हैं, ठीक है। और इस पृथ्वी को ये आपका शून्य अक्ष अक्षांश, 0 डिग्री, इसी को हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहेंगे, आर्कटिक बीट। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव। साढ़े 23 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहेंगे, अंटार्कटिका वृत्त। और 90 अंश दक्षिणी, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कर्क रेखा से मकर रेखा का ये वाला पोर्शन जो है, सूर्य जहाँ सीधे चमकता है, इसको हम कहेंगे क्या, उष्णकटिबंध। यही भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा सबसे अधिक होती है, संवहनी वर्षा होती है। यहाँ पे 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री पूरे भारत का, विश्व का हरित है, ऑक्सीजन का बेल्ट कहा जाता है। अमेजन के बेसिन में बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। ये आपकी हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके बीच में सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधा पड़ती हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछा पड़ने लगती हैं। ये हमें आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा, क्योंकि अब इधर ठंडक का है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंध 2 में पाया जाएगा आपका। 23.5 अंश उत्तरी से लेकर 66.5, 23.5 अंश दक्षिणी से लेके 66.5 अंश दक्षिणी से, उसका क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर हो गया? और ये आपका क्या हो गया, शीत कटिबंध। 66.5 अंश दक्षिणी से लेकर 90 अंश दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध। और ऊपर भी 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 अंश उत्तरी अक्षांश को आपको शीत कटिबंध पाया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, जब सूर्य किरणें एक दूसरे से चूँकि गति करते हैं या फिर सीधे चमकते हैं, लास्ट में आप जाएंगे तो एक लगेगा कि सूर्य और पृथ्वी आपस में जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसी को क्षितिज करते हैं। हिंदी में एक वाक्य के लिए एक शब्द भी इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? अब आप के साथ यहीं पे मैं बहुत चर्चा कर लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इस समय आज जो है 14 जून है। आज कौन सा जून है? 14 जून। और 14 जून को है सूरज जो है विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आ रही है। सूरज जो है विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आ रही है। और वो 21 जून को कहाँ चमकने लगेगा? कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पर चमकने लगता है तो सबसे बड़ा दिन होगा। जब सबसे बड़ा दिन होगा तो स्वाभाविक है कि रात क्या होगी? सबसे छोटी होगी। कहाँ? 21 जून को। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 21 जून के बाद जो होता है, दिन धीरे धीरे, मैं वर्तमान से जोड़ रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जून धीरे धीरे छोटा होने लगता है। सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा से, चूंकि उसके आगे तो जाती नहीं है, तिरछे रोशनी ही पड़ती है, फिर वो आप सीधे आता है। ठीक है। और जब आएगा तो आपका 21 सितंबर या 23 सितंबर सबसे बेहतर है। कौन सा सितंबर? 23 सितंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा। अपने उत्तर भारत में जहाँ हम रहते हैं, 21 जून के बाद खूब बड़ा सुंदर आपका सूर्य से अधिक ऊर्जा मिलती है, इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाने जाने लगा। 23 सितंबर को धीरे धीरे दिन छोटा होने लगता है और रात बढ़ने लगता है।
23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सूरज चमकता है तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। दिन और रात बराबर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरा विषुवत रेखा से सूरज चलने चलेगा किधर, मकर रेखा पे। किधर चलने लगेगा, मकर रेखा पे। अब मकर रेखा पे आ गया, और जब मकर रेखा पे ये पहुंचेगा, कब पहुंचेगा भाई, इसको हमें आपको समझने की जरूरत है। कब पहुंचेगा मकर रेखा पे, मकर रेखा पर पहुंचेगा दिसंबर में, और उसका एक्यूरेट दिसंबर का जो डेट माना जाता है या तो 21 या 22 दिसंबर, यहाँ पे हम 22 दिसंबर ले लेते हैं। अब 22 दिसंबर को सूरज कहाँ चमकने लगा, मकर रेखा पे, तो वहाँ दिन क्या होगा, बड़ा, और रात क्या होगी, छोटी। और अपने यहाँ क्या हो जाएगा, भारत में 21 दिसंबर को क्या हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी और दिन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। काहे, सूरज कहाँ समझता है, मकर रेखा से। मकर रेखा से तिरछे अब आएगी सूरज कहाँ, उत्तर भारत में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को सूरज कहाँ चमका, मकर रेखा पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा, और अपने यहाँ क्या हो जाएगा, रात बड़ी और दिन छोटा हो जाएगा। पुनः यह वापस होने लगेगा मकर रेखा से। 22 दिसंबर के बाद पुनः जो है वो विषुवत रेखा की ओर चलने लगेगा। ठीक है, जिसे हम कर्क संक्रांति बोलते हैं अपने यहाँ, इसीलिए चूंकि उसी से संबंध है तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति वहाँ से वापस होने लगता है, तो 14 जनवरी को आपके यहाँ मकर संक्रांति के खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। ये आते आते आपके मार्च में आ जाएगा, और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को, 21 मार्च को सूरज कहाँ समझने लगेगा, विषुवत रेखा पे। कहाँ समझने लगेगा, विषुवत रेखा पे। पुनः दिन रात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका ये समझने में प्रयास ये करना है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, और तिथि के अनुसार उसका पूरा ये चक्र चलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब सूर्य ऊपर की ओर चलने लगे विषुवत रेखा से, तो वही उत्तरायण या मकर संक्रांति से, मकर रेखा 22 दिसंबर से ऊपर चलने लगेगा तो उत्तरायण कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्तरायण कहलाएगा। उसी को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, इधर नीचे की ओर ठंडी बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दक्षिण में जाना आपका ये दक्षिण मकर संक्रांति शीत संक्रांति कहलाती है, और दिन रात का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अब 2 शब्द और आते हैं। जनरली हम फरवरी और मार्च में, बसंत का महीना आता है मार्च में, तो 21 मार्च को अपने परिप्रेक्ष्य में हम जाने बस बसंत विषुव बोलते हैं, यानी बसंत का मौसम आया था। और 23 सितंबर को शरद विषुव, यानी शरद ऋतु होता है, यहीं से पकड़ लीजिएगा। मार्च में जनरली बसंत ऋतु मनाया जाता है, तो बसंत विषुव कब होगा, 21 मार्च को, और 23 सितंबर को शरद ऋतु हो जाता है, यानी ठंडी की धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, शरद विषुव और शरद ऋतु कैसे होती है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ और यहीं पे बता दें कि पूरी पृथ्वी जो है 365 दिन और आपका 6 घंटा 25 मिनट में समय लगाती है, और वही 6 घंटा जुड़ते हुए चौथे वर्ष में 24 घंटा हो जाता है। तो वही कारण है कि चौथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष
या अधिवर्ष होता है। और इसी वर्ष जो है फरवरी कब हो जाती है, 29 फरवरी की हो जाएगी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि इस पे हमें कैसे काम किया गया है और कैसे इस पर कार्य करना है। और उम्मीद करेंगे कि आगे जब हम इस पर अगले पार्ट में मानचित्रण पृथ्वी के सौरमंडल उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।